नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं सीटेट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आज हमारा विषय वस्तु जो है अब फाइनल टच की ओर चल रहे हैं। जो भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आप लोगों को, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, काइंडली बहुत फायदा होने वाला है आज की वीडियो से। ये हम ईवीएस को लेकर के चले। लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन टच करने की मैंने कोशिश की है और कुछ एक प्रश्न तो ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर हर एग्जाम में आज तक पूछे गए और पूछे जाएंगे आपको भी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूं तो कोई संशय नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है और ईवीएस को लेकर के जो डर है वो 100% निकलने वाला है। तो आप इस वीडियो को निश्चित तौर पर देखें। मैं समय ना जाया करते हुए आपके सामने वीडियो को लाता हूं, क्योंकि हमारी आपकी पहचान पुरानी हो चुकी है। और एक रिक्वेस्ट, देखते तो बहुत सारे लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते। अच्छा नहीं लगता यार, करिए, हमारी मेहनत की सराहना होगी और नए सिरे से नए नए चीजों को लेकर के मैं आता रहूंगा। निराश नहीं करूंगा अगर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अधिक फायदा देने वाला हूं। अब आइए, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, टारगेट 30/30 चल रहे हैं हम। कोशिश करते हैं कि आपको 30 में 30 मार्क्स दिलाए हैं। अब इसके क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, क्वेश्चन आप लोग को जवाब पता भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही परिस्थितियां हैं। तो यहां पर मैं जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि पौधे के भागों तथा उनके कार्यों के बारे में नीचे दिया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है। कुल मिला के यहां हमें देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सा है। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है। जैसा कि पौधों के बारे में आप जानते होंगे, ये हो गया मिट्टी, ये हो गया हमारा पौधा, मान लेते हैं तना, तना के नीचे ये नीचे वाले भाग में आ गया ये जड़, ये जड़ आ गया। यहां से टहनियां निकली है, टहनियों में पत्तियां लगी हुई हैं, पत्तियों के आगे ये जो जगह होता है यहां पुष्प विकसित होते हैं। तो ये पार्ट है। अब क्वेश्चन हमारा कहता है कि आंसर में जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है, जो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? जड़ें आपकी यहां हो गई और पत्तियां यहां हो गई। क्या ये दोनों जोड़ती है? नहीं जोड़ती है। चलिए ठीक है। फल परागण में सहायता करते हैं। आपको पता है कि परागण किसमें होता है? तो फूल में होता है मेरे भाई। फूल में परागण होता है और फूल से क्या बनता है? फल। फूल से बनता है फल। तो ये यहां पर मैं ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों ऑप्शन गलत हो गया? तो फल परागण में सहायता करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि परागण में क्या सहायता करता है? पुष्प सहायता करता है, ना कि फल। परागण के पुष्प में जब परागण की क्रिया होती है तो बीजांड का निर्माण होता है, वहां बीजांड से फल का निर्माण होता है जिसके अंदर बीज निहित होते हैं। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ये एकदम सही है। तो हमारे ख्याल से यही आंसर होगा। फिर अगला भी पढ़ लेते हैं हम। पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। नहीं, तना ही पूरे पौधे को एकत्रित करता है, सहारा देता है। ये भी गलत हो गया। कुल मिलाकर अगर मैं इसको सबको आउट कर दूं तो पौधे तथा उनके नीचे बताया गया है सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो गौर कीजिएगा, सबसे उपयुक्त कथन हमारा कौन सा है? फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। कोई दिक्कत? अगर इस क्वेश्चन को हम समझ चुके तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अब यहां देखिए, निम्न में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल है। युगल मतलब क्या होता है? जोड़ा। युगल का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। तो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश आप पढ़े, 28 राज्य हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है? जहां अपने सीएम नहीं चुने जाते। दिल्ली अपवाद है जिसके सीएम भी चुने जाते हैं। अन्य जगहों पर केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल शासन करते हैं। अभी हाल में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और जम्मू और कश्मीर जो एक स्वतंत्र राज्य था उसको 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि 8 हमारे राज्य देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, 28 राज्यों की संख्या। अब यहां पर कहिएगा तो मिजोरम और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है पर मिजोरम नहीं है।
झारखंड और दिल्ली, दिल्ली केंद्र शासित है, झारखंड नहीं है। झारखंड में अभी अभी चुनाव हुआ है, जैसा जानते हैं आप, हेमंत सोरेन उसके सीएम चुने गए हैं। तो मैंने पहले ही कहा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम नहीं होते। एक अपवाद स्वरूप कौन सा है, दिल्ली, जिसके अरविंद केजरीवाल है, राज्यपाल शासन चलाते हैं। लद्दाख और पुदुचेरी, कुछ देर पहले मैंने जम्मू कश्मीर की चर्चा की, उसको दो भागों में बांटा गया, लद्दाख और कश्मीर। तो लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश और पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश, यानी ये 3 नंबर आंसर जो आपका है ये बिल्कुल सही है। यहां पर मैं नागालैंड केंद्र शासित नहीं होगा। अगर आपको पूछा जाए तो लक्षद्वीप केंद्र शासित है, दिल्ली केंद्र शासित है, ये दोनों केंद्र शासित है, और यहां पर दिल्ली केंद्र शासित है। तो युगल आपको पूछ रहा था, इन सब में एक एक केंद्र शासित मिला, लेकिन जोड़ा कहां मिल रहा है आपको, तो 3 नंबर ऑप्शन में मिल रहा है जोड़ा। तो 3 नंबर कुल मिलाकर के आपका सही आंसर है। आप देख रहे होंगे, आगे मैं मैप पर भी समझाऊंगा, मैप है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, और मैप भी समझा दूंगा आज कि जो भी प्रॉब्लम्स होगा मैप से, वो लगभग उतना डिटेल तो नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मैप पे एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जिस हद तक हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मैं समझाऊंगा। आइए, अब यहां देखिए मैप आ गया। आप लोग एक काम तो निश्चित कीजिएगा, देखिए मैं जो करवा रहा हूं सो करवा रहा हूं, मैप को देख करके देखिए, मैप को समझना बहुत जरूरी है। कहिएगा क्यों समझना जरूरी है, तो मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो गारंटी पूछा जाता है। अब यहां मैं मैप को ढक दूंगा, तो आप लोग कहिएगा आपने ढक दिया। चलिए, मैं, मेरी शक्ल दिखे ना दिखे, आप साइड से देखिए। सबसे पहले क्या हो गया, लद्दाख, अभी अभी मैंने जिक्र किया था लद्दाख का, मैप को एग्जैक्ट करना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया आपका लद्दाख, और ये हो गया जम्मू कश्मीर। इस 2 राज्य जो थे ये एक राज्य थे, इन दोनों को तोड़ करके दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना के दिए गए। तो कुल मिला के 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके ऊपरी भाग में। पहले मैप को आप दिशा कर लीजिए, तो देखिए दिशा करते हैं तो इस तरह हम अगर एक क्रॉस मारते हैं, तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तरी क्षेत्र में सबसे ऊपर क्या आ गया, 2 आ गए केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद आता है आपका हिमाचल, हिमाचल की राजधानी शिमला। उसके बाद हिमाचल के जस्ट अपोजिट यानी पश्चिमी किनारे पर, पूर्वी किनारे पर क्या हो गया हिमाचल, और पश्चिमी किनारे पर क्या आ गया, पंजाब। यहां से पाकिस्तान सटा हुआ है स्थलीय सीमा से, पंजाब आ गया। उसके नीचे आइए तो उत्तर प्रदेश को काट करके एक राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड, जो हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे आ गया। हिमाचल मतलब ये हिमालय कब आ गए भाई, ये हिमालय है। तो उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर उत्तराखंड से नीचे आए न्यू दिल्ली, ये दिल्ली आ गया। हरियाणा इस बीच में आ गया, और बड़ा सा राज्य जो दिख रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया ये राजस्थान। फिर यहां दिल्ली के नीचे उत्तर प्रदेश सटता हुआ, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश सटता हुआ आपका बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बगल में बांग्लादेश जो आपसे अलग है, लेकिन इस बीच में त्रिपुरा घुस गया है। फिर यहां से आ जाइए तो ये भूटान हो गया, ये फॉरेन हो गया, नेपाल भी फॉरेन हो गया, विदेश हो गया, आपके देश के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन ये बीच का जो चिकन नेक है ये आ गया सिक्किम, ये आपके देश में आ गया। 1975 ईस्वी में सिक्किम को अधिकृत किया गया था। अब उसके बाद इधर चलिए तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आपके राज्य में, देश में सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश। विश्व में पूछता है तो जापान, विश्व में पूछता है तो जापान, और आपके देश में पूछता है, भारत में पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाइए तो नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। उसके बाद इम्फाल, एकदम सीरियल में है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो 1 नंबर सबसे ऊपर नागालैंड, 1 नंबर लीजिए। 2 नंबर में आ जाए अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में नागालैंड, 3 नंबर में मणिपुर, और चौथा में मिजोरम। एक सीरियल में आ जाइए आप, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नीचे 2 मणिपुर के बाद मिजोरम।
और उसके बाद ये देश जो आ जाता है ये म्यांमार या वर्मा है। इस बीच में त्रिपुरा घुस गया, ये असम, असम की राजधानी दिसपुर, यहां वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, यहां ओडिशा आ गया, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गए। पूर्वी तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आए आपके? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर इस तरफ आ जाइए केरला, यहां क्या हो गया? केरला। केरला का पड़ोसी अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरफ देखिए तमिलनाडु है, यहां कर्नाटका है। दो राज्य केरला से टच करते हैं, एक तरफ समुद्र आ गया। कर्नाटका का पड़ोसी पूछा जाता है तो सट जाता है यहां गोवा, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, तीन राज्य सट गया। अब यहां महाराष्ट्र, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को काट करके एक राज्य बनाया गया है तेलंगाना। बीच में आंध्र प्रदेश, ये मध्य प्रदेश को काट कर एक राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़। तो ये आपके राज्यों का और मैप का विवरण है। इसमें दो चीजें और हैं, देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा। तो पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से कहां से? असम से के सिलचर से लेकर के आ जाता है गुजरात के गांधीनगर तक। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, आप देखे होंगे। और उत्तर दक्षिण गलियारा तो श्रीनगर से लेकर के आ जाता है कन्याकुमारी तक। ठीक, तो ये हो गया पूर्व पश्चिम गलियारा, गलियारा समझिए। ये हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक, ये क्या है? सड़क मार्ग है। ये गलियारा क्या लिखे हम? ये एनएच, राष्ट्रीय महामार्ग है। और इसी में अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, इनको जोड़ते हुए एक बनाया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप पढ़े होंगे। अब ये कहां से कहां तक? तो न्यू दिल्ली से शुरू होता है और पहुंच जाता है मुंबई, मुंबई से पहुंच गया चेन्नई, और चेन्नई से पहुंच गया हमारे भाई कोलकाता। ऐसे ये चतुर्भुज बनाता है। ये मैप ऊपर सैटेलाइट से देखने पर में ये चीजें आती, नीचे से देखने पर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने एक चतुर्भुज सा बनाया है। क्यों? तो रिलेटेड इससे हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पूछते, हमारे प्रैक्टिस में भी हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैप है तो पहले मैप को क्लियर कर ले, मैप को समझाने की कोशिश हम आपको करें। आप प्रैक्टिस में इसका क्या कीजिएगा, तो प्रैक्टिस में एक मैप, मोबाइल है ही आपके पास, नेट से एक मैप डाउनलोड कीजिए और कौन सा राज्य का पड़ोसी राज्य और किसकी राजधानी कहां है, यह निश्चित तौर पर मेरे एक बार बोलने से नहीं हो सकता है। मैं लाख कोशिश कर लूं, मेरे एक बार बोलने से नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, माइन्यूटली ध्यान देंगे, यह होना गारंटेड है। तो ये आपको मैप का संक्षिप्त परिचय मैंने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मैप आपको दिमाग में एडजस्ट कर दिया, एक मैप बताया। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहां पर आगे क्वेश्चन, कर्नाटक के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक की अभी भी मैंने चर्चा की थी। तो कर्नाटक में कौन कौन सा राज्य आता था? कर्नाटक कहां हो गया था? तो भारत के नक्शे को अगर हम ऐसे लेते हैं, अब मान लीजिए एक बार नक्शा ले लेते हैं हम फिर से, ठीक है, जब मेरे पास है तो अभी हमको सोचना क्या है, कर्नाटका। आपको समझाने के लिए मैं तो एक बार में डिसाइड करता, अभी समझाया भी था मैं आपको। यहां कर्नाटका आ गया, तो कर्नाटका के पड़ोसी राज्यों में गोवा आ गया, इधर आंध्र प्रदेश आ गया, इधर तमिलनाडु आ गया, इधर महाराष्ट्र आ गया, तेलंगाना आ गया। अब वहां पर में क्या क्या दिया गया है सो देखना है हमको। तो यहां देखिए पहला है केरल, गुजरात और कर्नाटक। तो नहीं होगा भाई, क्योंकि गुजरात तो पश्चिमी क्षेत्र में ऊपर चला गया, महाराष्ट्र बीच में आ जाता है, उसके बाद गोवा आ जाता है, तो गुजरात नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश, गोवा और राजस्थान, इसमें राजस्थान नहीं आएगा क्योंकि गुजरात के बाद उसे आता है राजस्थान। इसमें कौन सा नहीं आया? गुजरात नहीं आया। कर्नाटका है, तो कर्नाटका 100 में लीजिए आप, यहां पर है हमारा। इसके ये ऊपर में महाराष्ट्र, यहां गुजरात, और गुजरात के बाद ये राजस्थान। तो राजस्थान आया, तो इसके गुजरात के कारण ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये राजस्थान के कारण ऑप्शन नहीं हुआ। अब आइए गोवा, महाराष्ट्र और केरला, ये ठीक है भाई मेरे, क्योंकि ओडिशा तो इस तरफ आ गया आपका, और आंध्र कर्नाटका यहां है। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका एक्यूरेट हुआ। क्यों? मैं एक बार में एक्यूरेट कह रहा हूं कि ये 3 नंबर होगा, लेकिन आप ये तब कह सकते हैं जब पूरे राज्यों का पड़ोसी राज्य आपको याद हो। और ये कैसे होगा? तो सिर्फ और सिर्फ मैप का अध्ययन करने से होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को समझ गए तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है आपका
कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन बाद छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो होता है जर। नीचे की ओर जाएगा, जर मिट्टी में पकड़ बनाने के लिए पकड़ बनाएगा, तब तना ऊपर की ओर भागेगा। तो इसीलिए इसका न तना होगा, न पत्ती होगा, न फल। आप जानते हैं कि जड़ निकलेगा, उसके बाद तना निकलेगा, तना से पत्तियां निकलेगी, पत्तियों के छोर पर फूल लगेगा, तो फूल से फल होगा। तो हमको इतना सोचना ही नहीं है। कहता है कि किसी, आप सीधा याद रखिए कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या होता है? तो वह होता है जड़। अगला क्वेश्चन, और नीचे आ, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंख खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है थाइब्रेशन, एस्ट्रोडुलेशन, मोल्डिंग। इसका तो स्पष्ट नाम है कि पक्षियों के पंख गिराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मोल्टिंग कहा जाता है। मोल्टिंग मतलब होता है गिराना। तो पक्षी निश्चित समय पर अपने पंख खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मोल्टिंग। क्या कहलाती है? मोल्टिंग। याद रहेगा? चलिए ठीक है, सीधा याद रखने वाला है। अब देखिए नीचे दिए गए कथनों, किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूं, यहां पॉइंट को गौर कीजिएगा, मैं उस शहर से आई हूं जो एक पहाड़ी क्षेत्र में है। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र में हमारे यहां वर्षा बहुत होती है, यह भी बात है। पहाड़ी क्षेत्र में भी है और वर्षा भी होती है, 2 पॉइंट। और बर्फ भी बहुत पड़ती है, तीसरा पॉइंट। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं मेरे भाई, वर्षा नहीं होता तो ये सिचुएशन कश्मीर का हो जाता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जोड़ दिया कि वर्षा भी होती है। यह शहर देश के किस भाग में होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से यह हिमाचल में होगा, क्योंकि अगर बारिश नहीं होता तो ये हो जाता कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर में भी पत्थर और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। नीचे में लोग जानवरों को रखते हैं और ऊपर अपना रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्षा होती है तो कश्मीर में वर्षा बहुत नहीं होती है। वर्षा बहुत कहाँ होती है? तो वो होती है हिमाचल प्रदेश में। बर्फबारी भी होती है और बारिश भी होती है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं हो तो बैक करके स्किप करके देख लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, सारे क्वेश्चनों को करना है हमें। पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि है। देखिए, पर्यावरण में सबसे बेहतर होता है भ्रमण विधि। पर्यावरण को सिखाने के लिए जब विभिन्न चीजों को हम बच्चों को दिखाएंगे, बच्चे देखेंगे, स्वयं अवलोकन करेंगे, तो क्या उनका दिमाग में ज्ञान अस्थायी हो जाएगा। तो इसीलिए हमको बिना कुछ सुने समझे हमको यहां पर टिक करना है। व्याख्यान विधि भाषा के लिए बेहतर होता है, वाद विवाद से भी भाषा डेवलप होती है, शोध विज्ञान में आता है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन में सबसे बेस्ट चीजें हैं, क्योंकि हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज हो गया भ्रमण विधि। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। अब चलिए, यहां जैव विविधता को सम्मिलित किया ही गया, पूरा चैप्टर ही है। जल संरक्षण, वन संरक्षण है ही आपके पास, नहीं क्या आया है? संस्कृति संरक्षण। क्योंकि जल संरक्षण और वन संरक्षण हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, और इसी के लिए तो ईवीएस बनाया गया है। बच्चों को पर्यावरण संबंधी जागरूकता के लिए ही तो ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो पर्यावरण संबंधी जागरूकता तब होगी जब बचपना अवस्था वो पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ कहता है जैव विविधता, तो जैव विविधता को पढ़ना ही है हमें, जल संरक्षण को पढ़ना ही है, वन संरक्षण को पढ़ना ही है। नहीं, किसको पढ़ना है? संस्कृति संरक्षण को। तो ये आपका सही आंसर हो गया। अब आगे की ओर चले हम। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? विलुप्त होती जैव प्रजातियों का संरक्षण। बिल्कुल है, रेड डाटा सूची। आप लोग नाम सुने होंगे, रेड डाटा सूची। इसमें क्या किया जा रहा है? तो विलुप्त होते हुए पशु पक्षियों की, जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कागार पर है, उनकी जो सूची बनाई गई है उसको कहा जाता है रेड डाटा सूची। और विलुप्त होते जैव प्रजातियों का संरक्षण ये तो है। अब चलिए, प्रदूषण को कम करना बिल्कुल है, क्योंकि प्रदूषण एक चैप्टर ही है आपके। वैसे तो 6 थीम और 4 उप थीम है, उसमें प्रदूषण नहीं है, लेकिन उसमें एडजस्टिंग तो है प्रदूषण का।
जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण तो पढ़ाए जाते हैं। और बच्चों को जागरूक करने का मतलब है हमारा प्रदूषण का स्तर कम हो। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ये नहीं होगा कभी भी। प्राकृतिक दोहन मतलब होता है अत्यधिक उपयोग, बर्बादी के साथ उपयोग, तो वो नहीं करना है हमें। हमको देखिए, संसाधन के बिना हम जी नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं है। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग। अब जल नहीं पिएंगे, जल एक संसाधन है, वो पिएंगे नहीं तो हम जिएंगे नहीं, जिएंगे। लेकिन उसका क्या है? बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग का, जितना जरूरत हो पिए, बिना मतलब का बहाते नहीं रहे। आजकल देखिए बिहार में नल जल योजना चली, मैं ये नहीं कहता कि बुरी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समझदारी की कमी से, प्रबंधन के कमी से कुछ ना कुछ जल का दुरुपयोग हो रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे, कहीं पाइप फट गया तो सप्ताह दिन तक पानी निकल के बह रहा है, वो क्या हो रहा है? भूमि जल स्तर कम हो रहा है ना, उपयोग में तो आ नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, आप भी देखते होंगे, इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमको नहीं करना है, किसी भी परिस्थिति में उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना होता है। तो 3 नंबर संसाधनों का समुचित उपयोग दे तो दिया। चौथा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमको पर्यावरण अध्ययन नहीं सिखाती है। तो यही क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। दैट्स क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। हो सकता है मेरी भाषा ना समझ में आती हो, अगर मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही है तो लिखिएगा कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा अपनी भाषा को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाने का, जिससे कि आपको समझ में आए। पर्यावरण अध्ययन का सबसे सरल माध्यम क्या होता है? तो सबसे सरल माध्यम होता है अवलोकन, जिसका जिक्र मैं पहले क्वेश्चन में कर चुका हूं। पुस्तक से पढ़ करके काल्पनिक बातें हम समझ सकते हैं, समाचार पत्र से भी काल्पनिक आ सकती है, सिनेमा में कुछ यथार्थवादी दिखाता है, लेकिन जब तक हम जगह पर नहीं जाएंगे पूरा यथार्थवादी नहीं होंगे, और हर टॉपिक के लिए सिनेमा मैं दिखा नहीं सकता। इसलिए अगर अवलोकन किया जाए तो बच्चों में ज्ञान अस्थायी होगा। तो पर्यावरण अध्ययन का सबसे सरल माध्यम क्या हो गया? अवलोकन, यानी देख करके सीखना, जो भ्रमण विधि के अंतर्गत आता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। क्वेश्चन को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अपना आंसर लेते जाइएगा। अब देखिए यहां भाई क्या कर रहा है, कानपुर रेलवे, ऐसा एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, क्वेश्चन को देखिएगा वर्ष। कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी 432 किलोमीटर है। चलिए भाई ठीक है, एक पॉइंट यहां मिला मुझको, दूरी 432 km, ठीक है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 18/12/2021 को 23:45 में चलता है, यानी रात के 11:15 बजे 15 मिनट 18 तारीख को चली। 18 तारीख को कितना चली? दूरी आपको मिल चुका है 432, मैं इसको मिटा रहा हूं समझाने के लिए। 432 km दूरी, अभी दूरी क्यों ले? 18 तारीख को आप यहां देख रहे हैं 23:45, रेलवे टाइमिंग 24 घंटा का, तो रात के 1 बजे से शुरू होता है, रात के 12 बजे तक जाता है। आज रात शुरू होगा 1 से लेकर के तो 24 बजे तक चलेगा। जो दिन का 12 बजता है वो 12 बजेगा, लेकिन दिन का जो 1 बजता है वह 13 बज जाता है। दिन का 2 जो बजता है वो 14 हो गया। उसी तरह से 3, 15 बढ़ते बढ़ते रात का जो 12 बजेगा वो 24 आता है। तो 23:45 है, यानी 18 तारीख को ये गाड़ी चलती है 15 मिनट, और 7:45 बजे कानपुर पहुंचती है। क्या? 19 को। तो 19 तारीख को ये चलती है 7 घंटा, ये 00 घंटा 45 मिनट चली, 15 मिनट चली 18 तारीख को, और 19 तारीख को चली 7 घंटा 45 मिनट, यानी कुल मिला के गाड़ी कितनी चलती है? 8 घंटा। अब जोड़ लोगे 15, 45, 15, 45 कितना हो गया? 60। तो 60 घंटा का 1 मिनट, तो यहां 1 लिख दिए, 7 1 8, तो कुल घंटा 8 घंटा गाड़ी चली। अब 8 घंटा गाड़ी चली तो इसके बाद आइए, दूरी कितना है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 432 बट्टा 8, काटिए इसको, 8 पंचे 40, 8 चौक
32। तो 54 km प्रति घंटा हो गया, प्रति घंटा। लेकिन भाई यहां तो द्वंद्व ये है कि मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो घंटा को आप हमको बदलना होगा किस में। 54 है तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको हम गुना करेंगे 1000 से, तो मीटर में चला गया, और बट्टा 60 गुना 60, इससे भाग करते हैं तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है। 540 में 36 से भाग दीजिए, अगर काटते हैं तो 9 छाए 54, 90, 15 छक्का 90, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां आइए आंसर, 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो गया। निकालने का तरीका आपने देखा, सबसे पहले हमने टाइमिंग निकाली कि कितना घंटा ट्रेन चला, जगह कम था इसलिए मैंने बार बार गैदरिंग करके लिखा, खैर कोई नहीं। आप देख रहे हैं कि दूरी ले लिया हमने, यहां दूरी लेने के बाद देखा कि 18 तारीख को कितना चलता है, तो 15 मिनट गाड़ी चलती है। उसके बाद 19 तारीख को कितना मिनट गाड़ी चलती है, तो 19 तारीख को गाड़ी चलती है 7 घंटा 45 मिनट, इसमें 15 मिनट जोड़ दिए तो 8 घंटा हो गया। अब 8 घंटा हो गया तो औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी थी 432, बट्टा कर दिया हमने 8, तो काट के क्या निकला आपके पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो इसमें अब आपको निकालना था आंसर मीटर प्रति सेकंड में। किसमें निकालना था, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमने क्या किया 54 गुना 1000, क्यों किया, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। अब 60 गुना 60 कर दिया इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। सेकंड, 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से 60 को गुना कर दिया। अब काटा था तभी, आप भी काट लेना, कितना निकलता है हमको 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका ये आंसर हो गया। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम उम्मीद करते समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन का अभ्यास कीजिएगा, घंटा मिनट से एक उड़ाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि 2 चीज याद रखिएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये सारे किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है। अभी बना करके मैंने मैप दिखाया था आप लोगों को कि 4 महानगरों को जोड़ने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी वो थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो एक सड़क मार्ग है। इसके अतिरिक्त 2 और सड़क मार्ग हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण, बहुत सारे हाईवे हैं लेकिन ये प्रमुख है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनकी देखरेख करती है। तो इस क्वेश्चन को तो मैं पहले समझा चुका था, फिर भी आ गया क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब यहां देखिए, सूर्य की ऊर्जा से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। आंख मूंद के मेरे भाई, विटामिन डी का निर्माण होता है। बाकी सारे विटामिन हमारा शरीर जनरेट करता है या खाद्य पदार्थों से हमें मिल जाता है। विटामिन डी कहां से हमको प्राप्त होता है, तो सूर्य, सुबह की जो सूर्य की रोशनी होती है उससे हमारे बॉडी को विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ई की कमी से रतौंधी, कौन सा रोग होगा, रतौंधी। विटामिन बी बेरी, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि याद रखना है, कौन सा पूछेगा पता नहीं। आयोडीन की कमी से घेघा या गाइटर, घेघा या गाइटर, घेघा रोग या गाइटर। लौह तत्व से इनीमिया, इनीमिया रोग होता है। तो यहां पर क्वेश्चन था बेरी का रोग होता है, तो इसका आंसर हो गया विटामिन बी। ये 4 ऑप्शन थे, चारों को मैंने अभी बता दिया। वैसे तो ये सारा बता देता लेकिन पर अभी नहीं, टाइमिंग नहीं है, अभी मैं और क्वेश्चन को लेकर के आया हुआ हूं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर, लौह तत्व की कमी से इनीमिया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे, इसका आंसर बी। अब आगे बढ़िए। भारत में एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख स्थल है। नो डाउट असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, आपको पता होगा। यहां पर देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम,
बांदीपुर, बांदीपुर उड़ीसा। तो गिर में बाघ पाया जाता है, जिम कॉर्बेट में भी बाघ पाया जाता है और भी जंगली जीव होते हैं, लेकिन प्रमुखता से क्या पाया जाता है? तो काजीरंगा जो कहां पाया जाता है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। यहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। यहां क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। तो कुल मिलाकर के आपका जवाब क्या हो गया? 3 नंबर। एक सींग वाले गैंडे का मुख्य आश्रय स्थल कहां है? तो वो हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है जाता है। और भी वीडियो मैं लेके आऊंगा, उसको सब वीडियो को देखिए। मैं जितना अधिक लाता हूं फायदा ही फायदा दूंगा, नुकसान नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब यहां देखिए कहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं, आप उन्हें वहां कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? अब देखो भाई, क्या नहीं देंगे हम? ऑप्शन को देखा जाए, विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। ये तो हमको ले जाने का उद्देश्य ही है कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, जानवर के लक्षण क्या है। एज ए टीचर नहीं, गाइड बन करके वहां बच्चों को आपको बताना होगा अगर चिड़ियाघर ले जाते हैं तो। देखो भाई, ये फलाना जानवर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो बच्चों को तो ये बताना ही बताना है। उसके बाद पढ़िए, तो जानवरों के लिए खाने की सामग्री ले जाना, इसकी इजाजत तो हम नहीं देंगे, क्योंकि बच्चा खिलाने में लगेगा, हो सकता है कोई जानवर नुकसान पहुंचा दे, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? और इतना टाइम आपको खिलाने लगेगा तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, तो फिर ले जाने का जो आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए ये पॉइंट, ये अनुमति नहीं देंगे, तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर भी आप देखते हैं, जानवरों की फोटो एकत्रित करना, ये ठीक है। जानवरों के चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी ले जाना, ये भी ठीक है। यानी ये तीनों काम चिड़ियाघर में हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता। तो आपका आंसर जो हुआ वो बी नंबर होगा, 2 नंबर। जानवरों के लिए खाने की, ये खान दे दिया, खाने की सामग्री ले जाना। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। बहुश्रेणी शिक्षण क्या है? तो बहुश्रेणी शिक्षण का मतलब हो गया बहुत से विषयों को एक साथ पढ़ाना नहीं, विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ पढ़ाना, ये ठीक है। बहुश्रेणी शिक्षण कह रहा है, विभिन्न श्रेणियों का शिक्षण क्या है? तो विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ पढ़ाना जो है वह बहुश्रेणी शिक्षण कहलाता है। अलग अलग श्रेणी के कक्षाओं को एक साथ बिठाना पढ़ाना, ऐसे कैसे हो जाएगा? अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो अलग अलग ही पढ़ेंगे, सबका स्तर अलग अलग होगा। तो जब स्तर अलग अलग होगा तो हमारा पढ़ाई भी अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न बौद्धिक क्षमताओं वाले बालकों को एक साथ पढ़ाना, ये तो समावेशी शिक्षण कहलाता है, ना कि बहुश्रेणी शिक्षण कहलाता है। बहुश्रेणी शिक्षण क्या कहलाता है आपका? विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ पढ़ाना। एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा कि विभिन्न अवधारणाओं को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? बहुश्रेणी शिक्षण कहलाता है। योजना विधि किस दर्शन सिद्धांतों पर आधारित है? आदर्शवाद पर नहीं होगा, यथार्थवाद वास्तविकता हो गया नहीं होगा, प्रकृतिवाद पर भी नहीं होगा। योजना विधि है तो प्रयोजनावाद, कोई प्रयोजन होगा, कोई निश्चित उद्देश्य होगा, उसके लिए आप एक योजना बनाओगे और तब शिक्षण दोगे, तो उसे कहा जाता है योजना विधि। तो योजना विधि का दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोजनावाद पर आधारित है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक मतलब क्या हो गया? बच्चे स्वयं सोच करके एक बड़ा सा निबंधात्मक प्रश्न लिखेंगे, कुछ नया लिखने की कोशिश करेंगे। तो जब नया लिखेंगे तो उनको अपने तरीके से उत्तर लिखने की आजादी होनी चाहिए, और अपने तरीके को उत्तर लिखने की आजादी किस में आता है? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में। किसमें? मैं आपको समझा चुका, इससे पहले भी मैथ शिक्षण आप देखे होंगे। तो मुक्त उत्तर वाला और बंद उत्तर वाला, जिसका निर्धारित सभी बच्चे से एक ही जवाब आने की उम्मीद होती है, उसको हम कहते हैं बंद उत्तर वाला प्रश्न, जिसमें बच्चा अपने मन से कुछ नहीं, जैसे 4 और 3 कितना होता है तो सभी 7 ही जवाब देगा, ये हो गया बंद उत्तर वाला प्रश्न। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी 2 संख्या बताओ जिसका योगफल 15 होगा, तो इसमें 10 5 भी कह सकता है, 14 1 भी कह सकता है, 12 3 भी कह सकता है, कई उत्तर आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं
मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो जब सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होगा तो क्या आवश्यक होगा? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। प्रत्यक्ष शिक्षण में प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं होगा, विषय वस्तु आधारित नहीं होगा। जब सृजनात्मक की चर्चा है तो सृजनात्मक तभी कर सकता है जब उसको आंसर की आजादी होगी। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। अब आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय मुख्य विषय हैं। तो प्राथमिक स्तर पर आप जानते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि क्लास 1 और 2 में ईवीएस की कोई बुक नहीं होती है, फिर भी ईवीएस की पढ़ाई होती है। कैसे होती है? तो गणित और भाषा के माध्यम से। कई दिन मैंने जिक्र किया है, आपको भी याद होगा, आता होगा, सीटेट के द्वारा भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं इस पर समय जाया नहीं करूंगा। लेकिन एक बार बता दिया, पर्यावरण पढ़ाई होती है 3, 4 और 5 में। एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इन्वायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन, तीनों को मिला करके पर्यावरण अध्ययन तैयार किया गया है। तो अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। मैं कुछ हिंट कर जाता हूं। इतिहास और भूगोल दिन सिर्फ सामाजिक विज्ञान का विषय हो गया। विज्ञान और भूगोल, तो भूगोल में सिंगल सामाजिक अध्ययन का विषय आया, भूगोल में इतिहास भी है, राजनीतिक शास्त्र भी है, और भी चीजें हैं। भाषा और गणित का तो सिर्फ 1 और 2 में पढ़ाई होती है, मैंने पहले कह दिया। भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाया जाता है, किसमें? तो क्लास 1 और 2 में। तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बाकी आंसर क्या हुआ मुझे नहीं पता, आप बताओगे। मैं समझा दिया बस कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन तीनों को मिलाकर पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार की गई है, जो किस क्लास में पढ़ाई होती है? 3, 4 और 5। तो इसका जवाब 80 नंबर जवाब आपके लिए। बस आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द, कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं समझाया हूं इससे जरूर फायदेमंद होइएगा। 2-4 नंबर तो आपका आना ही आना तय है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के मैं अगले वीडियो में आ रहा हूं।